हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 सेबा हिस्ट्री चैप्टर 4 इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड नेशनल अवेकनिंग इन असम। आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग मेरे साथ अगर ये चैप्टर पढ़ते हैं तो किताब अपने साथ लेके बैठिए। एक साथ साथ कौन से चीज़ आपको अंडरलाइन करनी है, क्या क्वेश्चन हो सकता है, कहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, एक साथ हम लोग कर लेंगे। ठीक है। व्हाट वी आर अबाउट टू स्टडी इन दिस चैप्टर, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, देर आर लॉट्स ऑफ मास मूवमेंट्स आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ गांधी विच टुक प्लेस इन इंडिया एंड हाउ असम पार्टिसिपेटेड इन इट। कैसे असम ने पार्टिसिपेट किया, वही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पहला, असम में नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रीयतावाद असम में कैसे शुरू हुआ। देखिए 1825 में एंग्लो बर्मीज वार होता है, क्योंकि 1825 से पहले 1817 से लेकर 1824 तक आप मान सकते हैं कि असम में बर्मीज रूल था। ठीक है। बिकॉज आफ्टर द एक्सॉल्टमेंट जिसे बोलते हैं, उसके बाद ऑफ द लास्ट अहम रूलर पुरंदर सिंह के बाद बर्मीज लोगों ने असम को रूल किया, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मीज लोगों के बीच में वार होता है 1825 में। बाद में 24 फरवरी 1826 में यानडबू ट्रीटी साइन होता है, जिसके तहत बर्मीज अपने जितने भी राइट्स है वह असम रिनाउंस करते हैं, और असम जो है पूरा ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ जाता है फ्रॉम 1826 टू 1858। इस टाइम को असम में कंपनी राज भी कहा जाता है। ठीक है। असम में जैसे ही इंग्लिश का इंट्रोडक्शन होता है, इसका डुअल इम्पैक्ट था। इसने असमिश इंटेलिजेंसिया को आगे बढ़ाया, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाया, नेशनलिस्ट फीलिंग जागृत हुई, जिसके तहत वो लोग अच्छे से जितने भी पैन इंडिया मूवमेंट हो रहा था उसके अगेंस्ट में वो लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे थे। ठीक है। आपको यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए कि एंग्लो बर्मीज वॉर कब हुआ था, 1825 में। ट्रीटी ऑफ यानडबू कब साइन हुआ था, 24 फरवरी 1826 में। किन के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मीज आर्मी के बीच में, या बर्मीज मिलिट्री पावर के बीच में साइन हुआ था। ठीक है। फिर बोला गया कि असम में कंपनी रूल कब से कब तक चला, 1826 से 1858 तक। क्लियर। एंड ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ इंग्लिश इंट्रोडक्शन इन असम। ये पहला हैंड कि लोगों ने अपना ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस था उसके अगेंस्ट में क्वेश्चन करना शुरू किया। दूसरा, लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग जागृत हुई आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। ठीक है। इस पैरा से हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। क्लियर। नेक्स्ट, अभी हम पढ़ेंगे असमिया भाषा और असमिया भाषा उन्नति साधिनी शोभा। दैट इज 19th सेंचुरी के मिडिल में असम में एडुकेटेड यूथ इमर्ज होने लगे, और इसके तहत सबके अंदर एक नेशनलिस्ट फीलिंग और नेशनलिस्ट अवेयरनेस जागृत हुई। इसी के तहत अपने लैंग्वेज के प्रति लोगों का जो लगाव है वो भी बढ़ने लगा। इसी के तहत पहला जो अर्लीस्ट एसोसिएशन फॉर्म होता है, दैट वाज ज्ञान प्रदायिनी सभा, एंड दैट वाज इनिशिएटेड बाय आनंदराम ढेकियाल फुकन। ठीक है। एंड गुणाभिराम बोरुआ इन 1857। आनंदराम ढेकियाल फुकन वो पहले इंसान थे जिन्होंने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ बंगाली एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1836 इन असम, और इसी के तहत बाद में ब्रिटिशर्स कंपेल्ड टू री इंट्रोड्यूस असमीज इन 1873 एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। यहां पर हम लोग क्या पढ़ना है
कि आनंदराम धेकियाल फुकन ने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया क्योंकि ब्रिटिशर्स ने 1836 में असम का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था बंगाली को, ठीक है। और उनका जो एफर्ट्स था, आनंदराम धेकियाल फुकन एंड सम अदर इंटेलिजेंशिया, जिसके वजह से ब्रिटिशर्स कंपेल्ड हुए कि उनको 1873 में असमिस को रीइंट्रोड्यूस करना पड़ा एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन असमिस और व्हेन वाज बंगाली इंट्रोड्यूस्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम, 1836, एंड व्हेन इट वाज रिपेल्ड, 1873, हु वाज द पायोनियर in the protest of introduction of Bengali as the official language? आनंदराम धेकियाल फुकन। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? कोलकाता में हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे असम के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने असमिस लैंग्वेज और लिटरेचर को बचाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस फॉर्म किए। पहला एसोसिएशन था असमिस लिटरेरी सोसाइटी, 1872 में। लीडरशिप दिया था देवीचरण बरुआ और गंगा गोविंद फुकन। इसी तरीके से 1872 में दो इंपॉर्टेंट मेंबर, जगन्नाथ बरुआ और मानिक चंद्र बरुआ, उन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया। तब भारत के वायसरॉय थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अपील किया कि नेसेसरी स्टेप्स लेना चाहिए ताकि असम के जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको प्रोटेक्ट कर सके और असम और बंगाल के बीच में रेलवे लाइन को इंट्रोड्यूस किया जा सके। इसलिए उन लोगों ने मेमोरेंडम सबमिट किया। असमिस लैंग्वेज के ऊपर जो अटैक्स हो रहे थे बाय द बंगाली प्रेस, इसका वजह से असमिस स्टूडेंट्स जो कलकत्ता में पढ़ रहे थे उनको लगा कि देयर मस्ट बी सम एसोसिएशन ताकि असमिस लैंग्वेज और लिटरेचर को प्रोटेक्ट कर सके। इसी के तहत पहला जो एसोसिएशन फॉर्म होता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी एंड द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ असमिस एंड असमिस लैंग्वेज। पहला एसोसिएशन 1888 में फॉर्म होता है एंड दैट इज असमिया भाषा उन्नति साधिनी सभा, ठीक है। ये एक टोटली लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन था। लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहां पर लिटरेचर को बढ़ावा दिया जाता था। कुछ इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स जो इसके साथ जुड़े हुए थे उनका नाम हेमचंद्र गोस्वामी, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, कनकलाल बोड़ुआ, रमाकांत बरकाकोती, चंद्र कुमार अग्रवाला। असमिया भाषा उन्नति साधिनी सभा इसने असम के लोगों के बीच में एक यूनिटी क्रिएट किया एज वेल एज नेशनल अवेयरनेस एमंग्स द असमीज, ठीक है। स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेस असमिस लैंग्वेज का बनाने के लिए इस सभा ने कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए, जैसे एक स्टैंडर्डाइज्ड ग्रामेटिकल सिस्टम होना चाहिए असमिस का। इसी के तहत असमिया भाषा उन्नति साधिनी सभा ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया ताकि गवर्नमेंट अपने हाथों में ले सके और पब्लिश कर पाए एक ऐसा बुक जिसे मैग्नम ओपस कहा गया, जिसका नाम था हेमकोश, एंड दैट वाज रिटन बाय हेमचंद्र गोस्वामी एंड दैट वाज द ग्रामर, ठीक है, एज वेल एज वोकेब ऑफ असमिस एंड दैट वाज रिटन बाय हेमचंद्र गोस्वामी, ठीक है। क्वेश्चन बन सकते हैं कि हेमकोश वाज रिटन बाय हुम एंड दैट वाज हेमचंद्र गोस्वामी। असमिया भाषा उन्नति साधिनी सभा रेगुलर स्कॉलरली डिस्कशन करता था असम के हिस्ट्री के ऊपर, कल्चर के ऊपर, लिटरेचर और लैंग्वेज के ऊपर। इसके बहुत सारे ब्रांचेस फॉर्म हुए इरिस्पेक्टिव ऑफ कलकत्ता, जैसे कोहिमा, तेजपुर, डिब्रूगढ़, शिवसागर, नौगांव, गोलाघाट, बरपेटा एंड अदर प्लेसेस। क्लियर? असमिया भाषा उन्नति साधिनी सभा का एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने एक जर्नल चालू किया था जिसका नाम था जोनाकी, ठीक है। आप लोगों को एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि रिसेंटली 2024 अक्टूबर महीने में ही असमिस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया है। असमिस नाउ बिकेम क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है।
Okay, and that status was given by Ministry of Culture of India. Clear? अब तक 11 ऐसे भारत के लैंग्वेज है जिनको क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मिला है. क्लियर? इनमें से कौन कौन से लैंग्वेज है मैं आपको बता देता हूं. दो इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, स्टिल मैं आपको बताता हूं. 11 लैंग्वेज है जिनको क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मिला है. इनमें से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, उड़ीसी, ठीक है, जिसे ओडिया बोलते हैं, ओडिया. रिसेंटली जो मिला है पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली एंड असमीज. क्लियर? So it's a proud moment for the people of Assam that our language has been recognized as the classical language by the Minister of Culture of India. ठीक है? जोनाकी एज. जोनाकी असमिया भाषा उन्नति साधिनी सभा का एक माउथ पीस था. इसने एक रेनेसा, एक रीयूनियन या बोल सकते हैं कि री इंट्रोडक्शन असमीज लैंग्वेज का एक नया युग शुरू किया आफ्टर अरुणोदय. अरुणोदय एक पहला जर्नल या मंथली मैगजीन था जिसके एडिटर थे डॉक्टर नथन ब्राउन. 1846 में पब्लिश किया गया था. जोनाकी के जो पहले एडिटर थे जिनका नाम था चंद्र कुमार अग्रवाला. जोनाकी में ये 3 राइटर्स के नाम बड़े ही फेमस थे जिनको त्रिमूर्ति ऑफ जोनाकी एज कहा गया. हेमचंद्र गोस्वामी, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ एंड चंद्र कुमार अग्रवाला. दो दिस जोनाकी जो जर्नल या मैगजीन था इसमें पॉलिटिकल बातें नहीं होती थी. ज़्यादातर यहाँ पर लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में ही कॉलम्स आते थे और सेल्फ डिपेंडेंस के बारे में लोगों को बताया जाता था एंड ब्रिटिश का एनेक्सेशन पॉलिसी के बारे में भी लोगों को अवेयर किया जाता था. ठीक है? कनकलाल बरुआ, कमलाकांत भट्टाचार्य रेगुलरली इसके ऊपर अपने कॉलम्स लिखते थे. लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ का जो ओ मोर आपनार देख विच इज द आसाम संगीत और एंथम ऑफ आसाम कह सकते हैं, बिन बोरागी एसेट्रा आर द राइटिंग्स ऑफ अंबिकागिरी रायचौधरी ऑल्सो यूज्ड टू पॉपुलराइज द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थ्रू द कॉलम्स ऑफ जोनाकी. क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएशन जो है वो है आसाम छात्र सम्मेलन. इसने क्या किया? स्टूडेंट्स के बीच में नेशनल अवेयरनेस को जगाया. उसका पहला सेशन हुआ 1916 में गुवाहाटी में. प्रेसिडेंट थे लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, फाउंडर सेक्रेटरी थे चंद्रनाथ शर्मा. और इस सम्मेलन का चीफ ऑब्जेक्टिव क्या था कि मदर टंग को जितना हो सके उतना बढ़ाया जाए और उसको डेवलप किया जा सके और उसके ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखा जा सके. ठीक है? जैसे ही स्टार्टिंग में नॉर्मली द सम्मेलन वाज नॉट ऑफ द पॉलिटिकल नेचर, उसका पॉलिटिक्स से दूर ही था. बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब अटैच होता है तो कुछ कॉन्शियसनेस स्टूडेंट्स में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ग्रो होते हुए दिखा गया था. ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट एमिनेंट पर्सनैलिटीज जैसे एडुकेशनिस्ट, पॉलिटिशियंस, लिटरेचर्स, दे ऑल्सो यूज टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल सेशन ऑफ द आसाम छात्र सम्मेलन. प्रोमिनेंट लीडर्स या प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ आसाम छात्र सम्मेलन अगर देखें तो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, पद्मनाथ गोहाई बरुआ जिन्हें विश्व पितामह ऑफ असमिस लैंग्वेज भी कहा जाता है. देन आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, कृष्णकांत हुंदिकोई. ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि व्हाट वाज द माउथ पीस ऑफ आसाम छात्र सम्मेलन? दैट वाज मिलन. ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएशन दैट इज रायत सभा. 19th सेंचुरी के खत्म होते होते तेजपुर रायत सभा दरंग डिस्ट्रिक्ट में, नौगांव रायत सभा नौगांव डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश हुआ ताकि जो पीजेंट है, फार्मर्स है, उनका प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए. इसको स्ट्रेंथन और एग्जीक्यूट करने के लिए तेजपुर रायत सभा लक्ष्मीनाथ रायत सभा में लक्ष्मीकांत बरकाकोती, हरिबिलास अग्रवाला, लंबोदर बरा एंड भवानीचरण भट्टाचार्य, मेनी एमिनेंट पर्सनैलिटीज उन्होंने ऑर्गेनाइज किया
ताकि राज्यसभा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाए और पीजेंट्स को उनका हक मिल पाए। यह राज्यसभा होता क्यों था? यह होता था लैंड सेटलमेंट कानून जो लाया था ब्रिटिशर्स ने, इसके खिलाफ। ठीक है, राज्यसभा का मेन डिमांड था एबोलिशन ऑफ द ग्रेजिंग टैक्स। देखिए, जो लोग भारतीय लोगों के कैटल ग्रेजिंग करते थे जहां पर, उसके लिए भी उनको टैक्स देना पड़ता था। लैंड टैक्स को कम करना, एंड जो बंगाल से, ईस्ट बंगाल से बहुत सारे ब्रिटिशर्स प्लांटर्स लाए थे, पीजेंट्स लाए थे, इस माइग्रेशन को बंद करना, यही राज्यसभा का मेन उद्देश्य था। ग्रेजिंग टैक्स को एबोलिश करना, लैंड टैक्स को कम करना और माइग्रेशन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम द बंगाल टू असम, इसको घटाना या पूरी तरीके से बंद करना, यही राज्यसभा का मेन या प्रोमिनेंट एम था। ठीक है, हाउएवर ये सभा ने कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया 1893-94 जैसे रन ऑफ पाथरघाट हुआ है कि नहीं, विच टुक प्लेस, जैसे कि आप रोंगिया, लाछीमा, सार्थेबारी, पथारुघाट जो दोरंग डिस्ट्रिक्ट में है, प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं, जिसे जालियनवाला बाग ऑफ असम भी कहते हैं, ये सभा ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय जो 1930 से 34 तक चल रहा था, राज्यसभा ने एस्टैब्लिश किया अंडर द गाइडेंस ऑफ असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी। बैनर था राज्यसभा, कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया ताकि वो पीजेंट्स को मोबिलाइज कर पाए, किसके खिलाफ? अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। राज्यसभा दो इंपॉर्टेंट थे, नौद्वार एंड सायद्वार। नौद्वार एंड सोद्वार were very strong between 1930 and 39. During the period of civil disobedience movement, राज्यसभा का इंपॉर्टेंट और एक जो प्राइम डिमांड था कि लैंड टैक्स को कम से कम 50% कम किया जाए, 50% रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू या लैंड टैक्स बोल सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये राज्यसभा का प्राइम डिमांड था। ठीक है, अदर ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो इट्स फर्स्ट सेशन टू डायरेक्ट ऑल द राज्यसभास, एक कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए एक सेंट्रल कमिटी एस्टैब्लिश किया जाता है जिसका नाम होता है ऑल असम राज्यसभा। उसका पहला सेशन होता है तिलकियम जोरहाट 8 अप्रैल 1933 में। प्रेसिडेंटशिप थे नवीन चंद्र बोरदोलोई। सेकेंड सेशन होता है देरगांव, 3000 पीजेंट्स प्रेजेंट थे वहाँ पर। ड्यूरिंग 1934 एंड 1939 300 राज्यसभा एस्टैब्लिश होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ असम में। ग्रेजुअली 1940 के एंड आते आते राज्यसभा ने अपना जील और जो एंथुजियाज्म था वो खो देता है। बाद में वो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के साथ ही मर्ज हो जाता है। क्लियर? नाउ विल टॉक अबाउट अहोम सभा। इट वॉज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय पद्मनाथ गोहाई बोरुआ, जिन्हें विश्व पितामह ऑफ असमिस लैंग्वेज कहा जाता है। इसका पहला सेशन होता है शिवसागर में 1893। पहला एक्टिविटीज जो इसने परफॉर्म किया था अहोम सभा ने, दैट इज बैन ऑन द ओपियम, दैट इज एंटी ओपियम कैंपेन चलाया था। उसका एम और क्या था कि अहोम लोगों को प्रिविलेज मिले इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, एज वेल एज उनको अपना रिलीजियन, लैंग्वेज और सोशल कस्टम रिवाइव करने के लिए ब्रिटिशर्स उनको हेल्प करें, और अहोम लोगों को एक अलग कल्चरल आइडेंटिटी मिले। एज वेल एज इस सभा ने यह भी डिमांड किया कि अहोम लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो इन द आसाम असेंबली। ठीक है, 1941 में एसोसिएशन विटनेस्ड इंटरनल डिवीजन, अपने खुद के बीच में डिवीजन क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, देखिए कि वन सेक्शन फ्रॉम इट सेपरेटेड और एक नया एसोसिएशन फॉर्म होता है जिसका नाम है नेशनलिस्ट अहोम एसोसिएशन, और जो सेक्शन सेपरेट नहीं होता वो नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ जाता है और बाद में असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी में हिस्सा ले लेते हैं। क्लियर? अभी हम लोग पढ़ेंगे जोरहाट सार्वजनिक
सभा, ये फॉर्म हुआ था 1884 में एंड दैट वाज फाउंडेड बाय जगन्नाथ बरुआ। ये एक लैंडमार्क पॉलिटिकल एसोसिएशन था आसाम में। इसका फाउंडर प्रेसिडेंट थे राजा नरनारायण सिम्हा और जगन्नाथ बरुआ थे सेक्रेटरी। बरुआ जब प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे तब उनके अंदर इंस्पिरेशन आया, क्योंकि बंगाल में बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन चल रहे थे जैसे आत्मीय सभा, पैट्रियट एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। इसी से उन्होंने मतलब इंस्पायरेशन लिया और बाद में उन्होंने इधर आके एक नया एसोसिएशन फॉर्म किया जिसका नाम पड़ा जोरहाट सार्वजनिक सभा। उसका चीफ ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो पहला कि आसाम के लोगों का जो एस्पायरेशन है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना, गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है वो लोगों को ध्यान से बताना और आसामीज लोगों का कंडीशन इंप्रूव करना। 3 कंडीशन, यही 3 मेन मुख्य ऑब्जेक्टिव थे। आसाम ऑल्दो जोरहाट सार्वजनिक सभा डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कॉन्फ्रंटेशन में तो नहीं थी, येट इसने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिया और जिसके तहत इसका कंट्रीब्यूशन भुलाया नहीं जा सकता, वो हम देखते हैं। पहला जो स्टेप्स लिया गया था बाय द जोरहाट सार्वजनिक सभा, दैट वाज, इसने जो आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट था 1886, इसके खिलाफ आवाज़ उठाया। दूसरा 1892-93 में रायट्स का जो कॉज था, ठीक है, इट ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एनहांसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एज वेल एज 1893 में सभा ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया रॉयल कमीशन के पास में, ताकि ओपियम को पूरी तरीके से ग्रेजुअली असम में बैन किया जा सके। ठीक है, जोरहाट सार्वजनिक सभा ने पार्टीशन ऑफ बंगाल दैट वाज इनिशिएटेड बाय लॉर्ड कार्जन 1905, इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया। ठीक है, ऑल्सो अपॉइंट दैट कि असम का जो पॉलिटिकल फ्यूचर होगा वो पूरी तरीके से खतरे में है अगर असम को ईस्ट बंगाल के साथ एनेक्स कर दिया जाए या मार्च कर दिया जाए। द देन जो चीफ कमिश्नर थे असम के, जिनका नाम था BF फ्यूलर, वो गुवाहाटी में आते हैं 1 नवंबर 1905 को और वो एक्सप्लेन करते हैं कि अगर असम बंगाल के साथ मार्च हो जाए तो असम को बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसी के वजह से मानिक चंद्र बरुआ जो असम एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे, जगन्नाथ बरुआ जो प्रेसिडेंट थे, वो कन्विंस हो जाते हैं कि शायद असम को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और उन्होंने अपना एंटी बंगाल पार्टीशन जो मेंटेलिटी था उसे त्याग दिया। सभा डिमांडेड दैट असमीज पीपल का जो इंटरेस्ट होगा इसे प्रोटेक्ट होना ही पड़ेगा, इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और सर्टेन नंबर ऑफ जॉब्स जो पर्टिकुलरली असमीज लोगों के लिए या अहोम लोगों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। तो रिजर्वेशन का कंसेप्ट यही से आ जाता है। ठीक है, वो असम में। सभा वीक हो जाता है जब जगन्नाथ बरुआ का देहांत होता है और अंटिल 1921 तक ही सर्वाइव कर पाता है। उसके बाद तो वो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी में जुड़ जाता है। असम एसोसिएशन ये एक ब्रॉड प्रोविंशियल एसोसिएशन था जो गवर्नमेंट को अप्राइज करता था और लोगों का जो विशेस एंड एस्पायरेशंस था वो गवर्नमेंट को पहुंचाता था। ये दिस लैड टू द फॉर्मेशन ऑफ असम एसोसिएशन 1903। किन्होंने इसे फॉर्म किया? मानिक चंद्र बरुआ। 1905 में पहला सेशन होता है डिब्रूगढ़ में। इस सेशन में फॉर्मली राजा प्रभात चंद्र बरुआ को इलेक्ट करते हैं एज द प्रेसिडेंट एंड जगन्नाथ बरुआ वाइस प्रेसिडेंट, मानिक चंद्र बरुआ जनरल सेक्रेटरी। कौन से एसोसिएशन का कौन सा प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये जरूर आप पढ़ के जाइए। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर? एसोसिएशन सर्व्ड एज द माउथपीस ऑफ द पीपल ऑफ असम, मतलब लोगों का जो भी नीड्स था, एस्पायरेशंस था, ग्रीवेंसेस था, होप्स था, एस्पायरेशंस था, ये गवर्नमेंट को पहुंचाना, यही एसोसिएशन का मूल या मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 जैसे जो 1914 से कम 1918 तक चला था, वर्ल्ड वॉर 1 नेशनल कांग्रेस का नेग्लिजिबल प्रेजेंस था असम में। बाद में असम एसोसिएशन जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन था ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली,
जोरहाट सार्वजनिक सभा, इसने भी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं किया। ये भी चाहता था कि पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, ताकि वो चेंज ला सके। दे डिड नॉट वांट टू एक्सप्लॉइट ब्रिटिशर्स फ्रॉम द असम, बट दे वांट चेंजेस, दे वांट सिंपैथी फॉर द पीपल ऑफ असम फ्रॉम ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज उन लोगों ने लिया था। पहला, असम एसोसिएशन पूरी तरीके से क्रिटिक्स था कि जो डोमिनेंस हुआ करता था म्युनिसिपल कमिटी या टीम प्लांटर्स बॉडी, जो लोकल बॉडी का बोर्ड था, सब में वाइट लोग या ब्रिटिशर्स ही डोमिनेट करते थे। इसका खिलाफ बोलता था असम एसोसिएशन। असम एसोसिएशन ने डिमांड किया कि जितने भी लोकल बॉडीज फॉर्म होंगे वो डेमोक्रेटिक तरीके से फॉर्म होना चाहिए, कि सबको बोलने का हक हो, सबको वोट करने का हक हो। इसने जो टैक्स एनहांस कर रहा था ब्रिटिशर्स, इसके खिलाफ भी बहुत बोला। उसके बाद जो गवर्नमेंट की एक्साइज पॉलिसी थी, इसके खिलाफ बोला। एंड इसने कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ ओपियम मांगा था। ओपियम का मतलब होता है गांजा, ठीक है, चरस गांजा होता है ना। इट वॉज कंसर्न दैट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोविंस, एडुकेशन के फील्ड में भी वो चाहता था कि इंप्रूवमेंट हो असम में। हैंस इसने निगोशिएट किया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ असम होना चाहिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी सिंडिकेट में, एंड असमीज टीचर्स अपॉइंट होने चाहिए कॉटन कॉलेज, ताकि एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन फॉर्म हो सके। क्लियर। मेजर इशूज जो असम एसोसिएशन ने लिया, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ असम इनटू ए सिंगल प्रोविंस, दैट इज कार्विंग आउट फ्रॉम ईस्ट बंगाल एंड असम, जो 1905 में इकट्ठा था। 1907 में एसोसिएशन ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ताकि असम को ईस्ट बंगाल से अलग किया जा सके, और चाहते थे कि असम में भी मॉन्टेक कैम्पस्वाम रिफॉर्म्स, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1918 कहा जाता है, कि असम में वो भी इंट्रोड्यूस किया जा सके। इसी के लिए 7 मेंबर का टीम कोलकाता गई थी 1917 में। एसोसिएशन ने नवीन चंद्र बोरदोलोई और प्रसन्न कुमार बरुआ को लंदन तक भेजा, ताकि असम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1918, जिसे मॉन्टेक कैम्पस्वाम रिफॉर्म भी कहा जाए, वो लागू हो सके। ठीक है, इसी के वजह से असम में रिफॉर्म्स आता है 1918 में। और अनदर मेजर डिमांड था एसोसिएशन का कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन असम, असम में कम से कम एक यूनिवर्सिटी तो होनी ही चाहिए। और इसी असम ने एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ था गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो 1921 तक चला था। क्लियर। अल्टीमेट गोल तो वही था कि फ्रीडम स्ट्रगल। ओके। असम ने डेलीगेट्स भी भेजा इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत सारे डेलीगेट्स गए। असम जो कांग्रेस सेशन नागपुर में हुआ था, वहाँ से डेलीगेट्स भेजा गया। क्लियर। असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, ये बोल सकते हैं कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का एक विंग था जो असम में पनप रहा था। क्लियर। 1885 में हमें पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होता है बाय ए ब्रिटिश रिटायर्ड जो सिविल सर्वेंट थे, जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। उसके बाद से ही कांग्रेस मॉडरेटली काम कर रही थी। बाद में हमको पता है 1907 में स्प्लिट होता है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में। बट असम में भी एक छोटा सा कांग्रेस एसोसिएशन था जिसका नाम था असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, वो चाहते थे असम के कि वो कांग्रेस के साथ जुड़ना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जिनको वो लोग चाहते थे कि असम को भी कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहिए और नेशनलिस्ट मूवमेंट में साथ देना चाहिए, क्योंकि एज ए नेशन देख रहे थे। कुछ चाहते थे असम को अलग करना और कुछ चाहते थे कि असम भारत का ही एक अंग बने, एक पार्ट बने। ठीक है। इसी के तहत एज ए रिजल्ट डिस्कशन हुआ कि असम एसोसिएशन को प्रोविंस क्या किया जाएगा, एमलगेमेट किया जाएगा विद द कांग्रेस। ठीक है, जिसका सेशन हुआ था जोरहाट 18 अप्रैल 1921 और छबीलाल उपाध्याय थे चेयरमैन। एट द इनिशिएटिव ऑफ लीडर्स जैसे कि छबीलाल उपाध्याय, नवीन चंद्र बोरदोलोई, कृष्णकांत भट्टाचार्य, असम एसोसिएशन डिसाइडेड टू मार्च इटसेल्फ विद द न्यूली फॉर्म्ड असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जो 1921 में फॉर्म होता है। ठीक है, विच वॉज एफिलिएटेड टू
इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही एक पार्ट था जो असम में एक्टिव था। क्लियर? ये मेंशन करना अनिवार्य है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो नागपुर सेशन हुआ था 1920 में, ऑफिशियली एक्सेप्ट किया प्रिंसिपल ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, which appealed the leaders of Assam as language had been a sensitive issue in Assam since independence बोल सकते हैं, since ancient past। ठीक है, लैंग्वेज एक सेंसिटिव इशू है। सब्सिक्वेंटली एक ऑडहेक कमिटी फॉर्म होता है, मतलब नॉन परमानेंट कमिटी, असम प्रोविंशियल कमिटी, जून 1921 में। इसका हेडक्वार्टर होता है गुवाहाटी। प्रेसिडेंट होते हैं कुलधर सोलिया। लेटर तरुणराम फुकन प्रेसिडेंट बनते हैं अंडर द इनिशिएटिव ऑफ असम प्रोविंशियल कमिटी। गांधी पहली बार असम में आते हैं 1921 में, ताकि वो नॉन कोऑपरेशन का मैसेज प्रोपागेट कर पाए। उनका विजिट लोगों को बहुत एनकरेज करता है, बहुत सारे लोग ट्रिमेंडसली पार्टिसिपेट करते हैं और कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। 1926 में 41st ऑल इंडिया कांग्रेस का सेशन होता है पांडु, ठीक है, जो असम में ही है, एंड दैट वाज होस्टेड बाय असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी। इसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स जैसे कि विष्णुराम मेधी, सिद्धिनाथ शर्मा, मौलाना तैयबुल्ला, अंबिकागिरी राय चौधरी एंड अ होस्ट ऑफ प्रोमिनेंट मेंबर्स जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और इनिशिएट किया ताकि कांग्रेस का जो प्लान्स एंड प्रोग्राम्स हैं वो असम में भी इंप्लीमेंट हो पाए। फर्स्ट ऑफिशियली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी कौन थे? विष्णुराम मेधी, जो इलेक्ट होते हैं 1930 में 9 साल के लिए। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि विष्णुराम मेधी असम के आफ्टर इंडिपेंडेंस सेकंड चीफ मिनिस्टर थे और पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर जो बाद में जाके किसी दूसरे एक स्टेट का जैसे तमिलनाडु का गवर्नर भी बने थे वो। ठीक है, कांग्रेस पार्टी फाइनली मेजर विक्ट्री जीत के आती है 1946 इलेक्शन में और गोपीनाथ बरदलोई पहले प्रीमियर ऑफ असम प्रोविंस या चीफ मिनिस्टर बनते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1946 जब कैबिनेट ने प्रपोज किया कि असम और नॉर्थ ईस्ट को ग्रुप सी में डाला जाएगा ईस्ट बंगाल के साथ, कांग्रेस पार्टी बरदलोई मिनिस्ट्री के तहत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया, जिसके तहत कांग्रेस को असम को अलग रखा गया और ग्रुप सी में इंक्लूड नहीं किया गया। क्लियर? अभी हम पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट इन असम। असम के लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया था। स्वदेशी मूवमेंट आपको पता ही है, जो लॉर्ड कार्जन 1905 में उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि ईस्ट बंगाल और असम को एक पार्ट बनाएंगे और वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार इसको अलग बना के 2 प्रोविंस बनाना है। उसके तहत 1905 में ये प्लान लिया गया, लेकिन इसके खिलाफ असम के लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। दो वास्ट एरिया ऑफ असम वाज इंक्लूडेड इन न्यू प्रोविंसेस, स्टिल असम का जो नाम था उन्होंने कहा कि वो ड्रॉप कर दिया जाएगा, कि असम अपना एग्जिस्टेंस ही खो देगा इन द न्यू जो प्रोविंस क्रिएट होने वाला था। उससे पहला नाम होने वाला था उसका ईस्ट बंगाल। बाद में यूरोपियन जो टी प्लांटर्स थे वो लोग चाहते थे कि असम का नाम इस रीजन से ना हटे। कारण यह है कि असम का जो टी था वो असम टी से ही फेमस था और यूरोपियन टी प्लांटर्स बाहर में जाके ये टी बेचते थे असम टी बोल के, और अगर असम ने अपना नाम खो दिया होता तो वो लोग अपना टी बेच नहीं पाते। तो मेन रीजन वही था कि वो लोग भी चाहते थे कि ईस्ट बंगाल और असम ना हो, ताकि वो आप लोग अपना जो टी है बाहर मार्केट में जाके अच्छे से बेच पाए, उसका एक गुडविल क्रिएट कर सके। ठीक है, बाद में ईस्ट बंगाल और असम एक सेपरेट प्रोविंस बनता है जिसका लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो एक्चुअल में होता है 16 अक्टूबर 1905 को। तब कमिश्नर असम के थे फ्यूलर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो नया प्रोविंस। सेम टाइम असम का कैपिटल शिफ्ट होता है शिलोंग से ढाका पर, और ढाका एक नया कैपिटल बनता है ईस्ट बंगाल और असम का। जोरहाट सार्वजनिक सभा असम एसोसिएशन का दोनों का ही एटीट्यूड टुवर्ड्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल फ्लेक्सिबल था। दे वर नॉट एंथुजियास्टिक और प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, वो सपोर्टर बन गए थे पार्टीशन का, ताकि वो लोगों को लगा था कि कुछ नया बेनिफिट असम को मिलने वाला है। बट उसी समय कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जैसे पद्मनाथ गोहाई बरुआ, अंबिकागिरी राय चौधरी, त्रिगुना बरुआ एंड रक्तिम बोरा। उनका जो सोचना था वो डिफरेंट था। वो चाहते थे कि अगर असम
ईस्ट बंगाल से अलग ना हो तो असम का आइडेंटिटी लॉस हो जाएगा, असम अपना आइडेंटिटी खो देगा। इसी के तहत स्वदेशी मूवमेंट एक्सटेंड हो जाता है असम में, और असम के लोगों में भी पार्टिसिपेशन देखने मिलता है, मेनली धुबरी, गौरीपुर, ग्वालपाड़ा, गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़ टाउन एंड ब्रह्मपुत्र वैली। आसाम केशरी, जिसे अंबिकागिरी रायचौधरी का एक सर्बिक्वेट है, जिसे पैन नेम भी कहते हैं, अहोम केखोरी, ओके। एंड गोविंद लाहिरी, उन्होंने फॉर्म किया रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स को लेकर, एंड उन्होंने कॉल किया कि असम अपना इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को यूज़ करे, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करे, फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट करे, और कुछ इम्पोर्टेंट जो स्टूडेंट्स ग्रुप थे उन्होंने लेबर की तरह भी काम किया डॉकयार्ड में, ताकि वो पैसा डोनेट कर सके इन ऑर्डर टू फंड द स्वदेशी मूवमेंट इन असम, ठीक है। अंबिकागिरी रायचौधरी ने तब एक रिवोल्यूशनरी ड्रामा लिखा था जिसका नाम था बंदिनी भारत। इसी का मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो ब्रिटिशर्स को मिल जाता है और इसके तहत उन्हें जेल में कैद कर लिया जाता है, ठीक है। अंबिकागिरी रायचौधरी ने एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट किया था जिसका नाम था सेवा संघ, एंड विद द हेल्प ऑफ अदर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जैसे खुदीराम बोस, बारिंद्र घोष एंड उल्लास कुमार दत्ता, जो कलकत्ता में ही थे। एक बॉम्ब प्लांट किया जाने वाला था गुवाहाटी शिलोंग रोड में, जिसे जीएस रोड बोलते हैं, टारगेटिंग जेबी फ्यूलर। 7 सितंबर 1906 में अंबिकागिरी रायचौधरी को इंटरोगेट करते हैं पुलिस और एज द प्राइम सस्पेक्ट। एज ए रिजल्ट उन्हें बोरपेटा एज ए प्रिजनर 1914 तक उन्हें प्रिजनर की तरह जिंदगी यापन करना पड़ जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्राई किया टू सेट असाइड द ब्रह्मपुत्र वैली पीपल फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, बट टू बी सक्सेसफुल इन दिस ऑब्जेक्टिव उन्होंने कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज भी परफॉर्म किया असम में, जैसे असमीज लैंग्वेज को रीइंट्रोड्यूस करना या फिर लिटरेचर इन द सिलेबस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन था उसमें असमीज लैंग्वेज और लिटरेचर को इंट्रोड्यूस किया, ताकि असम के लोग ब्रिटिशर्स के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखें और वो लोग स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट ना कर पाए। दूसरा, बैचलर डिग्री ओपन किया हर एक डिपार्टमेंट में कॉटन कॉलेज में, ताकि इंस्टीट्यूशन एक पूरे असम में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह खड़ा हो पाए। उसके बाद मौजादारी सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस किया ब्रह्मपुत्र वैली में, और 20 पॉइंट लैंड सेटलमेंट प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सम अदर इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट आर ऑल्सो देयर। उसी के तहत सुरमा वैली, जिसे बराक वैली एट प्रेजेंट कहा जाता है, इंक्लूडिंग सिलेट एरिया, हबीगंज, श्रीमंगल, लाखोई एंड बनियाचंग, करीमगंज, सिलचर, हर जगह में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रगल्स इन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट दिखा गया था, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और इसमें असम की भूमिका, असम ने कैसे पार्टिसिपेट किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपको पता है 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था, 1922 में वो खत्म हो गया आफ्टर द चोरी चोरा इंसिडेंट, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी लीडरशिप ये मूवमेंट चलता है। मूवमेंट एम टू गेट रीड ऑफ ब्रिटिश रूल थ्रो नॉन वायलेंस, दैट इज अहिंसा। जब नेशन रेस्पॉन्ड कर रहा था इन द कॉल ऑफ गांधी, असम एसोसिएशन श्योर नहीं था कि वो पार्टिसिपेट करे कि ना करे। सम सेक्शंस ऑफ द एसोसिएशन, असम एसोसिएशन, जैसे गंगा गोविंद बरुआ, तारा प्रसाद सोलिया, घनश्याम बरुआ एंड चंद्रधन बरुआ, उनको ये लगा कि अगर असम एसोसिएशन ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया तो वो एसोसिएशन अपना खुद का आइडेंटिटी खो देगा। हाउएवर मेजॉरिटी को ये लगा कि उन्हें ज्वाइन करना चाहिए मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में, और 17th सेशन ऑफ असम एसोसिएशन जो होता है तेजपुर दिसंबर 1920 में, और इसी एसोसिएशन के तहत कंसिडरेबल डिबेट होता है और बाद में ये तय किया जाता है कि असम एसोसिएशन, असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो फॉर्म हो गया था 1921 में, पूरी तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जून 1921 में फॉर्म होता है। उसके कुलधर चोलिया और नवीन चंद्र बरदोलोई, कुलधर चोलिया थे प्रेसिडेंट, नवीन चंद्र बरदोलोई थे सेक्रेटरी ऑफ द असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असम में क्लाइमैक्स तक पहुंच जाता है जब गांधी 1921 में असम आते हैं और गांधी के अपील पर
बहुत सारे लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम अगर देखें तो चंद्रनाथ शर्मा, हेमचंद्र बरुआ, अमीय कुमार दास, मोहिबुद्दीन अहमद, यूथ ऑफ असम पार्टिसिपेटेड। सम ऑफ द प्रोमिनेंट यूथ लीडर्स ऑफ द मूवमेंट जैसे लक्ष्मीधर शर्मा, रोहिणीकांत हाथी बरुआ, विमलाकांत बरुआ, कनक चंद्र बरुआ, बेनुधर हर्मा, तिलक हर्मा एंड सो ऑन। फॉलोइंग द स्टूडेंट्स मैनी लॉयर्स जैसे नवीन चंद्र बरदोलोई, कुलधर सोलिया, तरुणराम फुकन, कामिनी कुमार चंदा, विष्णुराम मेधी, उन्होंने अपना लीगल प्रैक्टिस त्याग दिया और उन्होंने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया। विद द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मूवमेंट जैसे कुछ नेशनल स्कूल्स भी खोले गए गुवाहाटी में, नलबारी, जोरहाट, तेजपुर, शिवसागर, नौगांव, करीमगंज एंड मौलवीबाजार। पहला ऐसा स्कूल खोला गया ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 में, वो गुवाहाटी में, जो नाम पड़ा तिलक मेमोरियल स्कूल इन द मेमोरी ऑफ बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जिसे क्या कहा गया था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये स्कूल पहले फंक्शन किया था रोहिणी कुमार चौधरी का जो रेसिडेंस था, घर था भड़लुमुख में, बाद में ये शिफ्ट हो जाता है असम क्लब जो उजान बाजार में है। मेजर इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट जो असम में फील हुआ दैट इज ओपियम कंजम्पशन बहुत कम हो गया। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले असम में 1615 माउंट्स ओपियम बिकता था और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद 1993 माउंट्स ही हो गया। ब्रिटिशर्स को कम से कम 19 लाख रुपीस का घाटा हुआ। और इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिव वर्क जैसे कि लोगों ने खादी यूज़ करना शुरू किया, असम का जो ट्रेडिशनल सिल्क है उसको यूज़ करना लोगों ने ज़्यादा शुरू किया। उसके बाद लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द टी गार्डन लेबरर्स, ठीक है, इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेटिव रूल ऑफ द गवर्नमेंट। एक इम्पॉर्टेंट ट्रेजिडी जो सुरमा वैली में हुआ दैट इज चौरगुला ट्रेजिडी के नाम से फेमस है। जो चौरगुला जो रेलवे स्टेशन था अभी भी मिलता है करीमगंज स्टेशन से पहले ही, जो 8000 टी प्लांटर्स थे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। वो लोग चाहते थे कि उनका वेज बढ़ाया जाए पर ब्रिटिशर्स चाहते थे उनका वेज ना बढ़ाया जाए, इसलिए सब ने रेलवे लाइन के सामने आकर मास स्ट्राइक किया और सबका मुंह में एक ही स्लोगन था, गांधी महाराज की जय। बाद में इसको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे फोर्स इस्तेमाल किया, जिसके वजह से एंड में इफेक्ट में बहुत सारे जो टी वर्कर्स थे वो मारे भी गए। ऑन दैट ट्रेजेडी is very much remarkable in the history of Barak Valley. But lots of present students do not know about this place and the sacrifices the tea workers had given against the Britishers. ये अभी तक बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट जो हम बात करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो आसाम का रोल किया था 1930 से 34 तक चला था, क्योंकि उसी में महात्मा गांधी ने शुरू किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 12 मार्च 1930 को वो साबरमती आश्रम से निकलते हैं अपने साथ 78 लोगों को निकलकर। फिर बाद में वो डांडी के सी कोस्ट में जाते थे और वहाँ पर जाके वो सोल्ट लेक ब्रेक करते हैं। आप लोग एक चीज़ देखना कि महात्मा गांधी ने जिन जिन मूवमेंट को मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया, उसमें जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो एकदम कॉमन पीपल को अपील करता था। इसके वजह से उनका फॉलोअर इतना ज़्यादा थे, क्योंकि सॉल्ट एक कॉमन ऐसा चीज़ जो हर चीज़ में चाहिए, हर घर में होता है, इसीलिए लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करने लगे। असम में भी कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जैसे हेमचंद्र बरुआ, मोहम्मद तैयबुल्ला, विष्णुराम मेधी, अंबिकागिरी राय चौधरी। उन्होंने जजेस फील्ड गुवाहाटी में असेंबल हुआ, मतलब इकट्ठा हुए और उन्होंने अपना गांधी के जो सॉल्ट सत्याग्रह था उसके लिए अपना सॉलिडरिटी दिखाया। असम से सिर्फ एक ही इंसान थे जिन्होंने डांडी मार्च में पार्टिसिपेट किया था, जिनका नाम था लीलाधर बरुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है। द ओनली पर्सन फ्रॉम असम हु पार्टिसिपेटेड इन द डांडी मार्च एंड दैट वाज लीलाधर बरुआ, बिकॉज ही वाज देन स्टडिंग एट सिटी कॉलेज कलकत्ता। ठीक है। हाउएवर एट दिस जंक्चर कांग्रेस लीडरशिप इन असम अनाउंस करते हैं कि ये जो असम प्रोविंस है इट वाज नॉट एट ऑल रेडी फॉर द मास मूवमेंट, क्योंकि असम में तो नमक बनता ही नहीं है। किधर नमक है? नमक तो है नहीं। कुछ कुछ नमक आपको मिल जाएगा, पहाड़ों में मिलता है। ठीक है। नॉर्मली नदियाँ है, नदियाँ में तो नमक है नहीं।
जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स तरुणाम फुकम, आर के चौधरी, नवीन चंद्र बजुला, वो इतना इंथुजियास्टिक नहीं थे कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। ऑन द अदर हैंड कुछ अदर कमिटेड वर्कर्स थे आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के, जैसे विष्णुराम मेहदी, हेमचंद्र बरुआ, मोहम्मद तैबुल्ला एंड अंबिका गिरी रायचौधरी। उन्होंने एक्टिवली एंगेज हुआ ऑर्गेनाइजेशनल वर्क में एंड सेवरल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होते हुए भी उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। अंडर सच सर्कमस्टांसेस कांग्रेस इन आसाम, उनको रिजुवनेट, एक झील चाहिए था कि फिर से ग्रो कर पाए असम में कांग्रेस। द टास्क अकम्प्लिश्ड अंडर द न्यू लीडरशिप, जैसे विश्वनाथ मेधी आए, मोहम्मद तैबुल्ला और अंबिका गिरी रायचौधरी। कुछ नए कमिटीज, सब कमिटीज कंस्ट्रक्ट किए गए ताकि वेरियस मैटर्स ऑफ द मूवमेंट को देखा जा सके। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट क्या था कि फंड रेज किया जा सके और ब्रिटिशर्स का जो रिप्रेसिव लॉ है उसको पूरी तरीके से नकार देना है, ब्रिटिश गुड्स को एकदम बॉयकॉट करना है। The task was accomplished under the new leadership, जैसे कि विष्णुराम मेधी, मोहम्मद तैबुल्ला, अंबिका गिरी रायचौधरी। ये जो एसोसिएशंस, कुछ कमिटीज़ और सब कमिटीज़ फॉर्म हुए, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि फंड रेज करना और ब्रिटिशर्स के जो रिप्रेसिव लॉ है और ऑर्डिनेंसेस है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना, ओपियम ऑफ लिकर को पूरी तरीके से बैन कर देना। एंटी ओपियम और एंटी लिकर कैंपेन भी उन्होंने चलाया था। यंग लीडर्स जैसे कि ओमियो कुमार दास अपील टू द स्टूडेंट्स ताकि वो ज्वाइन करें, बट स्टूडेंट का रिस्पॉन्स इतना सही नहीं था। हाउएवर एक प्रोटेस्ट होता है जब जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल अरेस्ट किया जाता है, गांधी को 5 मई 1930 में अरेस्ट किया जाता है, तो स्टूडेंट ने हड़ताल घोषित किया। 6 से लेकर 14 मई तक 1930 तक ब्रह्मपुत्रा वैली के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बॉयकॉट मूवमेंट को रेस्टोर कर लिया ताकि वो लोग प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेट कर सके। इसी के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उस एरिया के जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन थे आरजे कनिंघम, ठीक है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था जिसे कनिंघम सर्कुलर भी कहते हैं। ये सर्कुलर ये था कि हर एक स्टूडेंट और पेरेंट्स को ये अंडरटेकिंग मतलब लिखित में देनी पड़ेगी कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में एंगेज नहीं होगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होगा। जैसे ही ये सर्कुलर आता है स्टूडेंट्स फिर से और भड़क गए और ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे। ठीक है, ये भी कहा गया था कि अगर किसी को पाया जाए तो उनको फाइन देना पड़ेगा और ये भी हो सकता है कि उनका स्कॉलरशिप छीन लिया जाए और इवन इन द सीवियर क्राइसिस उनको एक्सपेल्ड भी कर सकते हैं। स्टूडेंट ने इसको शार्पली रिएक्ट किया अगेंस्ट दिस सच ह्यूमिलिएटिंग डिक्टेट और फार्दर स्पार्क्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द असम। असम छात्र सम्मेलन ने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया था गुवाहाटी ताकि वो अपना प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस कर पाए। इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अराउंड 3117 इसको पिकेटिंग किया गया। उसके बाद जुलाई से लेकर 1930 तक एंटी ओपियम एंटी लिकर कैंपेन, शॉप्स पिकेटिंग, पीजेंट्स ऑल्सो गॉट एंगेज्ड और उनका चीफ डिमांड यही था कि लैंड टैक्स को भी कम से कम 50% कम किया जा सके। इवन द पीपल ऑफ फ्रॉम द सुरमा वैली, जिससे प्रेजेंट डे ब्राक वैली कहते हैं, दे ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। ठीक है, अभी पढ़ेंगे लास्ट मूवमेंट जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है बिफोर इंडिपेंडेंस। इंपॉर्टेंट मास मूवमेंट यही था जो गांधी ने शुरू किया था 1942 में। ठीक है, क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि गांधी और इम्पोर्टेंट जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको ये लग रहा था कि जब तक ब्रिटिशर्स भारत में थे, क्योंकि 1939 में आपका शुरू हो गया था वर्ल्ड वॉर 2, उनको ये लग रहा था कि ब्रिटिश अभी इस कंडीशन में नहीं है कि भारत को प्रोटेक्ट कर पाए क्योंकि ब्रिटिश हार रही थी। ठीक है, और जब तक ब्रिटिशर्स भारत में हैं तो जापान को एक मौका मिल जाएगा कि वो भारत में आए और जापान को एक्वायर कर ले, भारत को एक्वायर कर ले। भारत को लोगों को ये लगा था कि इतने दिन तक तो वो ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, अभी अगर जापान आके एक्वायर कर लेगा तो वो जापान के अधीन हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बॉम्बे सेशन होता है 1942, एक रिजोल्यूशन पास होता है जिसको कहते हैं क्विट इंडिया या फिर भारत छोड़ो रिजोल्यूशन। गांधी तब अपना फेमस स्पीच देते हैं ग्वालियर टैंक बॉम्बे में, जो इस प्लेस को अभी कहा जाता है ऑगस्ट क्रांति मैदान। इसी में उन्होंने गांधी ने अपना फेमस स्लोगन दिया था, डू और डाई। पीपल फ्रॉम द ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एक्टिवली पार्टिसिपेटेड
द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट्स सप्रेस द एजिटेशन विथ एन आयरन हैंड। गवर्नमेंट ने भी कुछ कसर नहीं छोड़ी, स्ट्रांगली मतलब सप्रेस किया। कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से इलीगल डिक्लेयर किया गया एंड लीडर्स जैसे कि गांधी और जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सबको जेल में डाल दिया गया। थाउजेंड्स वेयर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेयर किल्ड एंड मेनी वेयर वॉन्डेड ऑल्सो। ठीक है, लाइक इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, असम में भी मेजर कांग्रेस के जो लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया गया एंड द असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी एंड द सब्सिडरी बॉडीज सबको अनलॉफुल इलीगल बताया गया। हर तरह का हड़ताल, मीटिंग, गैदरिंग सबको बैन किया गया। However, जो लीडर्स जेल में थे एंड द ग्रोइंग पुलिस एट्रोसिटीज मूवमेंट टर्न्ड इनटू ए रिबेलियन। मेनी पीपल अटैक्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, डिस्ट्रॉयड रेलवे ट्रैक्स एंड सबोटेज्ड मिलिट्री सप्लाई ऑल्सो। पर्टिकुलरली नौगांव देरोंग डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट बिल्डिंग पूरी तरीके से अटैक किया गया, क्योंकि कितना और सहेंगे लोग, सहने का मतलब पानी सर के ऊपर जा चुका था, तो लोगों ने सहना बंद कर दिया और अब उन्होंने भी अटैक करना शुरू किया। गांधी जी का जो मूल मंत्र वही था ना कि नॉन वायलेंस, अभी और ये क्विट इंडिया मूवमेंट नॉन वायलेंट था नहीं। कोई ये पूरी तरीके से नहीं कह सकता कि क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज ए फुल्ली ए नॉन वायलेंट मूवमेंट, वायलेंस हुआ था। इंपॉर्टेंट इंसिडेंसेस आपको देखने को मिल जाएगा साहबी बाजार हबीगंज में, सुरुपथर गोलाघाट, पानबारी रोंगिया इन कामरूप एंड सफारी इन हिवागर। एंड थ्रू आउट द कंट्री ब्रिटिश ने रिस्पॉन्ड किया विथ मास अरेस्ट एंड पब्लिक फ्लॉगिंग। आसाम में भी एक रिपोर्ट के तहत एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे जो टोटली गांधीयान थे, बट उनको पकड़ लिया गया एज ए कनेक्शन विद द डिरेलमेंट ऑफ ट्रेन इन सोरूपथर। उनको हैंग किया गया, उनको फांसी की सज़ा दी गई, बट एक्चुअल में उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था। ब्रिटिशर्स को एक्चुअली कुछ दिखाना था लोगों को कि अगर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जाओगे तो आपको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगा, और उस ज़माने में कड़ी सज़ा मतलब सजाए मौत थी। ठीक है, तो कुशल कुंवर को सजाए मौत दी गई, फांसी दी गई। तो ही वॉज द ओनली मार्टायर फ्रॉम असम ही वॉज द ओनली मार्टायर टू बी हैंग्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। मतलब पूरे भारत में वो एक ही मार्टायर थे जिनको फांसी दी गई थी। क्लियर, दैट इज कुशल कुंवर। सम इम्पॉर्टेंट ब्रूटल पुलिस फायरिंग्स हुआ, जैसे पच्चार कुची जो बरपटा में था, फकीरा ग्राम, ग्वालपारा, ढेकियाजुली एंड गोपुर। यहाँ पर गोपुर में जब पुलिस फायरिंग हुआ, एक 14 साल की लड़की थी जिसे हम जानते हैं वीरांगना कनकलता बरुआ, जो गोपुर पुलिस स्टेशन जा रही थी और वो फ्लैग होस्ट करके जा रही थी। पुलिस ने फायरिंग किया और वहीं पर उनका प्राण चले गए। ठीक है, ये एक जेन्युइनली मास मूवमेंट था, ताकि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस एक साथ आते हैं। आइसोलेटेड इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस ब्रोक आउट अराउंड द कंट्री। ब्रिटिश एक्टेड क्विकली, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और सबको जेल में डाल दिया। ठीक है, लोगों का सिविल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्प्रेस सब कुछ हनन कर लिया गया। ठीक है, जो लीडर्स बच गए थे उन्होंने अपना जो आप कह सकते हैं कि जो मूवमेंट था उन्होंने जारी रखा, बट अंडरग्राउंड, जैसे रेडियो से वो लोग ऑपरेट करने लगे। अंडरग्राउंड मूवमेंट तो चलता जा रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे जयप्रकाश नारायण, कंसोलिडेटेड अंडरग्राउंड नेटवर्क्स, जैसे जयप्रकाश नारायण, SM मुंशी, और आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, अच्युत प्रधान एंड सुचिता कृपलानी। असम में भी कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविस्ट थे, जैसे शंकर चंद्र बरुआ, महेंद्र नाथ हजारिका, जोशी प्रसाद अग्रवाला, लक्ष्मी प्रसाद गोस्वामी, ब्रजनाथ शर्मा, गहन चंद्र गोस्वामी। 1943 देयर वेर 32 अंडरग्राउंड वॉलंटियर्स जो एक्टिव थे। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत सारे ऐसे जगह थे जो पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया गया था। असम में भी कुछ ऐसे जगह थे जहां पर पैरेलल गवर्नमेंट, मतलब लोग अपना गवर्नमेंट खुद बना लिया लोगों ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सुप्रीमेसी थी इसको मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। ठीक है, कुछ विलेज पंचायत असम में एस्टैब्लिश हुए, ये नाम अच्छे से याद रखना। बोजाली जो बोरपटा में ही है, अभी तो बोजाली से डिस्ट्रिक्ट, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट। बोजाली, हतीसांग, ढोकुआखाना, राहा, जामुगुरी एंड आपका भजानी। रेवेन्यू कैंपेन was also carried out vigorously despite of all the active involvement of leaderless people in the movement.
द मूवमेंट स्नफ्ड आउट वेरी सुन, मूवमेंट खत्म हो गया। 1944 तो इवन व्हेन द कांग्रेस लीडर्स स्टिल बिहाइंड द वर्स, movement was dominated by the government with erroneous force. Many nationalists were disappointed that the Quit India movement had failed. Yes, it failed. Because it was a leaderless movement. क्यों leaderless? Because सारे prominent जो leaders, important leaders थे, सबको जेल में डाल दिया गया था। अभी हम पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ गोपीनाथ बोरदोलोई। जो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 2 1945 में ख़त्म होता है, तो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद 1946 में इलेक्शंस होते हैं। कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी पार्टी विक्ट्रियस होता है, 58 सीट जीतती है 108 में। असम में भी गोपीनाथ बोरदोलोई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तब प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, इंडिपेंडेंस के बाद चीफ मिनिस्टर कहा जाने लगा। ठीक है, उनके मिनिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स अगर देखें तो बसंत कुमार दास, विष्णुराम मेधी, निकोलस रॉय, रामनाथ दास, विद्युनाथ मुखर्जी, अब्दुल मतलब मजमदार, ही इज़ फ्रॉम बराक वैली, याद रखिए, अब्दुल मतलब मजमदार फ्रॉम बराक वैली और द सुरमा वैली, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। ठीक है, और उनका एग्जैक्ट अगर मैं घर बोलूँ दैट इज़ हैलाकंदी डिस्ट्रिक्ट, याद रखिए, हैलाकंदी डिस्ट्रिक्ट। ओके, 1947 जब भारत पार्टीशन होता है तो कुछ कम्युनिकेशन बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड वेस्ट ऑफ इंडिया के कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। इसके वजह से क्यों कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट हुआ? क्योंकि एक छोटा सा नैरो पैच ऑफ लैंड जो 12 किलोमीटर का था वही नॉर्थ ईस्ट को एंटायर पार्ट्स ऑफ इंडिया से जोड़ता था। पहले तो वेस्ट बंगाल से ईस्ट बंगाल के थ्रू, प्रेजेंट डे बांग्लादेश के थ्रू डायरेक्टली असम में कम्युनिकेशन थी। बाद में जब इंडिपेंडेंस होता है और बाउंड्री डिमार्केशन लाइन जब खींचा जाता है माउंट बैटन के द्वारा, ठीक है, तब यह प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि असम या फिर अभी भारत ले लीजिए, दैट इज़ इंडिया और बांग्लादेश, प्रेजेंट डे बांग्लादेश उस समय में था ईस्ट बंगाल का जो डिमार्केशन लाइन है, इसको कहते हैं रैडक्लिफ लाइन। ठीक है, now after the partition of the newly formed states disentangled global economy in order to build their own regional economy, इकोनॉमिक डिसरप्शन के बाद भी लोगों के अंदर इतना एंथुजियाज्म होने लगा कि लोगों ने पार्टिसिपेट करना तो शुरू किया और मोटा मोटी जो असम नॉर्थ ईस्ट के लोग थे पूरा भारत के लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश होने लगी थी। उसके ऊपर और कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रगल असम के लिए था, जैसे इकोनॉमिक डिसरप्शन था और इमिग्रेंट्स, ये आज भी है असम में, तो माइग्रेशन और इमिग्रेंट्स प्रॉब्लम तो आज भी है। जियोग्राफिकल कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम असम में बहुत देखने लगा। ठीक है, असम के पास ये भी चुनौती थी कि असम का जो ह्यूमन रिसोर्स है इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके। इसी के तहत अंडर द लीडरशिप ऑफ गोपीनाथ बोरदोलोई या फिर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ गोपीनाथ बोरदोलोई असम में कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया जाता है। उनके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये 1913 में पहली बार एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन करीमगंज जो सुरमा वैली में है खोला गया था और एक खोला गया था दितावर में 1923 में। असम एग्रीकल्चरल कॉलेज जोरहाट और असम वेटरनरी कॉलेज नौगांव 1948 में खोला गया। 1969 में द असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड ताकि बोथ दिस कॉलेजेस एंड शिफ्टिंग द वेटरनरी कॉलेज फ्रॉम नौगांव टू प्रेजेंट डे का जो लोकेशन है दैट इज़ खानापाड़ा गुवाहाटी। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्या था कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करना है फार्म सेक्टर में, मतलब बहुत अच्छा फार्मर बनाना है। दूसरा, कैरी आउट रिसर्च कन्वेंशनल और फ्रंटियर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन में रिसर्च करना, optimize as well as disseminate the generated technologies as public good, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करें ताकि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, ये एक ऑब्जेक्टिव था। एक बैलेंस मेंटेन करना है ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, जैसे फार्मर्स, डिस्ट्रीब्यूटर,
कंज्यूमर, गवर्नमेंट, सारे स्टेक होल्डर से, सबके बीच में क्या करना है, एक बैलेंस मेंटेन करना। क्लियर। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुवाहाटी, जिसे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, पहला पब्लिक यूनिवर्सिटी है नॉर्थ ईस्ट में, जो 26 जनवरी 1948 को एस्टैब्लिश किया जाता है। इस यूनिवर्सिटी कुड ईजिली बी एस्टैब्लिश्ड इन असम एंड दैट वाज ओपाइंड, किसने कहा था, माइकल सेडलर, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 के चेयरमैन थे। उसी साल में आसाम एसोसिएशन ने पब्लिक डिमांड किया कि एक यूनिवर्सिटी आसाम में होनी ही चाहिए। 1940 में एसके भुइया, एक स्पेशल ऑफिसर विद टास्क, ताकि रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके ऑन द साइट, ताकि आसाम में एक यूनिवर्सिटी खोला जा पाए। यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ आसाम इन 1948। पहला कोर्ट मीटिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी 26 जनवरी 1948 में हुआ था। इसके जब वो एस्टैब्लिश हुआ था फाउंडेशन डे में ही, तब 17 एफिलिएटेड कॉलेज थे, 8 पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट थे ऑन इट्स एस्टैब्लिशमेंट। यूनिवर्सिटी विच स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम द सिटी सेंटर, इसे शिफ्ट किया गया प्रेजेंट डे का जो कैंपस है, जिसे गोपीनाथ बोरदोलोई नगर भी कहते हैं। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का कैंपस तो देखा ही होगा। जो बच्चे गुवाहाटी या उसका नियर बाई विसिनिटी में रहते हैं, आई थिंक यू मस्ट हैव सीन द गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एरिया, दो यू मे नॉट हैव एंटर्ड। अगर कोई गुवाहाटी यूनिवर्सिटी गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। आसाम मेडिकल कॉलेज, देखिए जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ, असम के पास ये और एक चुनौती आई कि लोगों का हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों कैसे ठीक किया जाए। तो आसाम मेडिकल कॉलेज अभी कहा है डिब्रूगढ़ में, ये पहला मेडिकल कॉलेज है पूरे एंटायर नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, इसका जो हिस्ट्री है, इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू बेरी वाइट स्कूल ऑफ मेडिसिन। पहला इसी कॉलेज का नाम था बेरी वाइट स्कूल ऑफ मेडिसिन। ये डिब्रूगढ़ में एस्टैब्लिश किया गया था 1900 में। डोनेशन दिया था डॉक्टर जॉन वेरी वाइट ने 50,000 रुपये का, एक सिविल सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। 1910 में जब कॉलेज इंपोर्टेड 2 एक्सरे मशीन लाती है इंग्लैंड से, एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द कॉलेज वॉज शिफ्टेड टू द नियर बाई हॉस्पिटल प्रेमाइसेस एंड दैट हैड बीन यूज्ड बाय द यूएस आर्मी। ओके, इंडिपेंडेंस के बाद 3 नवंबर 1947 को कॉलेज ने फॉर्मली रीनेम करते हैं एज आसाम मेडिकल कॉलेज। With its increasing demand in the healthcare and health education, the need for more medical colleges in Assam was keenly felt. The state government in 1959, headed by Bimla Prasad Salia, the then Chief Minister of Assam, Chief Minister of Assam, Bimla Prasad Salia थे 1959 में, और फाइनेंस मिनिस्टर थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, हेल्थ मिनिस्टर थे रूपनाथ ब्रह्मा। उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक सेकेंड मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए आसाम में। एक एक्सपर्ट कमेटी बुलाया जाता है और उसी के तहत एक कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 26 अप्रैल 1960 को। स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया 26 जनवरी 1960 को कि एस.एन. शर्मा, द देन प्रिंसिपल एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ आसाम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डिब्रूगढ़, ताकि एक नया हॉस्पिटल खोला जा सके। और इसी के तहत नेसेसरी स्टेप्स लिया जाता है कि इम्पॉर्टेंट मेडिकल कॉलेजेस खोला जा सके। तो उसी के तहत गुवाहाटी में और सिलचर में 2 मेडिकल कॉलेजेस खोला जाता है। अकॉर्डिंगली वैकेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बिल्डिंग झालुकबारी वेयर टेकन ओवर एंड अरेंजमेंट्स वेयर स्टार्टेड बाय 1960। 26 सितंबर 1960 को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज इनोग्रेट किया जाता है। द फर्स्ट बैच में थे 100 स्टूडेंट्स were interviewed and selected from the Assam Medical College Dibrugarh in the last week of September 1960। ठीक है, जो असम मेडिकल कॉलेज का जो फर्स्ट बैच था उसमें ही सिलेक्टेड कैंडिडेट थे। ठीक है, कितने 100 स्टूडेंट्स पहला फर्स्ट बैच का। 1968 सिलचर मेडिकल कॉलेज भी एस्टैब्लिश कर लिया जाता है। ओके, सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। दिस चैप्टर इज मोस्टली इंफॉर्मेटिव इन नेचर। इंफॉर्मेटिव क्यों? इसमें बहुत सारे फैक्ट है। मोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर देयर। फैक्ट्स, ये फैक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं लाऊंगा ही।
पहले इस बार मैं सारे चैप्टर्स ख़त्म करूँगा, उसके बाद वीडियोज़ लाऊँगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव ए गुड डे अहेड।